तो सब बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सेशन के अंदर, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं क्लास +2 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने 1 से 30 तक जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिए थे। अब इस वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे एंड इसके बाद हम फिर इसी चैप्टर नंबर 2 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में अभी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही करेंगे। तो चलिए क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए बार है, कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बताना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है तुमसे, यानी वी कहाँ पर, एक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे। एक डाइपोल है आपके पास और उसकी कोई इक्वेटोरियल लाइन है। तो सबसे पहले बेटा जी हम एक डाइपोल बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक डाइपोल है। अब आपको शायद पता होगा डाइपोल का, जैसे ये अगर मैं E पॉइंट नाम देता हूँ, ये B पॉइंट नाम देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं -Q चार्ज मानता हूँ, ये मैं +Q चार्ज मान लेता हूँ। और तुम्हें पता हो कि अगर इस लाइन को मैं दोनों तरफ एक्सटेंड कर दूँ, इस चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को, इसको तो कहा जाता है एक्सियल लाइन। लेकिन हमें ना इस क्वेश्चन में इक्वेटोरियल लाइन के बारे में पूछा गया। अब इक्वेटोरियल लाइन बना देते हैं। सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन बनाना कौन सा मुश्किल है, इक्वेटोरियल लाइन भी बना देते हैं जो बीचों बीच से पास हो रही है। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सारी इक्वेटोरियल लाइन ही है जो बिल्कुल बीच से पास हो रही है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या, आपसे पूछा देखो यार इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट बना लिया, ये पॉइंट कोई P है जो कि इस डाइपोल से, जो सेंटर है इसको ही सब डिस्टेंस इसी से मेजर करते हैं, इसका डिस्टेंस R मान लिया। तो कहते हैं कि इस P पॉइंट पे पोटेंशियल का ये वैल्यू होगा। क्या ये सही है या गलत है? अब सबसे पहले देखिए, पोटेंशियल एक ना स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है तो सिंपल जोड़ा जाता है साइंस के साथ, प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस। सबसे पहले देखो, अगर आप इस A पॉइंट से जितना P का जो डिस्टेंस है उतना ही B पॉइंट से P का डिस्टेंस है। अगर मैं इस डिस्टेंस को x मानता हूँ तो ये डिस्टेंस भी x होगा। अब पोटेंशियल निकाल लेते हैं, आसान ही तो है। अब मैं आपसे पूछूं इस -Q की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, एक सिंगल चार्ज अगर आपके पास कोई Q हो और उससे किसी डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ करता है कि ये जो चार्ज है जिसकी वजह से पूछ रहे हो डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ तो दो चार्ज हैं, एक माइनस का भी एक प्लस का भी, और साथ में दोनों का डिस्टेंस भी बराबर है। तो माइनस की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा K माइनस का Q अपॉन में R, और इस प्लस के चार्ज की वजह से कितना होगा K प्लस का Q बाय R। और टोटल जब तुम निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, वो जीरो ही तो आना है। जीरो आने का मतलब क्या हुआ कि इस P पॉइंट पे पोटेंशियल तो जीरो होना चाहिए, लेकिन इसने तो कहा KP बाय R क्यूब। इट मीन यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका सही आंसर जीरो आना चाहिए था। और उसी के साथ एक बात आप ये भी याद रखें, कि आपको पूछ लिया जाए इक्वेटोरियल पे कोई भी पॉइंट, आप इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो, यहाँ कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो इक्वेटोरियल लाइन पे, सभी के लिए पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। इक्वेटोरियल लाइन पे सभी के लिए पोटेंशियल जीरो होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस बराबर होगा। आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, हमेशा A और B से जो डिस्टेंस है वो आपका बराबर होगा, बस उसी वजह से पोटेंशियल जीरो आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये 1 नंबर में आपके MCQ में भी दिख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहता है कि कम होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है उसके अंदर, और वो भी डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो हमें कुछ इस तरह से कहा गया, अभी देखो आपके पास कोई इस तरह से, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बनाया, तो हमने बना ली कुछ इस तरह से, प्लस का चार्ज इस पर माइनस का चार्ज, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी, एक सेकेंड, घूम गया ना सारा स्क्रीन, हाँ। तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ था E0 जो हमने स्टार्टिंग में ले रखा है। अब आपको कहा कि आपने इस अरेंजमेंट के अंदर, ये जो अरेंजमेंट तुम देख रहे हो, आपने इस अरेंजमेंट के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। यानी इस अरेंजमेंट को मैं इसे दोबारा बना देता हूँ। तो इस अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास क्या है भैया जी, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, कोई स्लैब वगैरह रख दिया हमने। तो इस तरह से हमने स्लैब रख दिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा, सुनो, क्वेश्चन में तुमसे कहा जा रहा है कि देखो जब ये खाली था तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था, और जब आपने स्लैब रख दिया तो इसके अंदर जो बचा हुआ फील्ड है, देखो बाहर तो वही अभी भी फील्ड है,
वही प्लेट है सेम, यहाँ पर इस जगह पे अभी भी उतना ही फील्ड है ई नोट, ये बाहर वाली जगह, लेकिन अंदर कहते हैं अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो बच गया, अब कहता है ई जो है वो हमेशा लेस देन होता है ई नोट से। कि ये बात सही है या फिर ये बात गलत है, जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट करके भी। तो ये सही ही बोल रहा है, ये एकदम से ट्रू है। रीज़न क्या होता है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से था, जैसे ही डायलैक्ट्रिक हम रखते हैं तो डायलैक्ट्रिक के अंदर यहाँ पर इस साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। अब जिसकी वजह से डायलैक्ट्रिक के अंदर अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, उसको मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ ई आई। तो अंदर नेट कितना बचा, तो यार हमने ई नोट तो अप्लाई कर रखा है और ई आई इंड्यूस हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करना पड़ेगा, तो कुल मिला के जो बचा जो फील्ड होगा वो टोटल से कम ही होगा, यानी ई नेट जो है वो बेटा जी लेस देन ही तो है ई नोट से। तो यानी ये बात एकदम से सही है, ये ट्रू है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, एक चार्ज Q है आपके पास, देखो ये Q कोई चार्ज है, उसको प्लेस किया सेंटर पे, एक सेंटर पे रख रखा है किसके, एक इमेजिनरी स्फीयर है भैया, दिख रहा है आपको। फिर कहा कि वर्क डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, आप ना एक चार्ज को, दूसरा चार्ज है उसको पहले ए से बी लेके गए, तो मान लीजिए वर्क डन W1 होता है, आप ए से बी ले गए। फिर कहता है कि आप उसको बी से सी भी लेके आओ, तो मैं फिर उसको बी से सी लेके आया, तो मान लीजिए वर्क डन W2 हुआ बी से सी लाने में। कहते हैं कि देखो ए से बी वाला वर्क डन ज़्यादा है और बी से सी वाला कम है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग W1 जो है वो W2 से बड़ा है। क्या ये बात सही बोल रहा है या बात गलत बोल रहा है, तो इसको समझते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। सबसे पहले देखो कि ये जो सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है इसके आसपास एक फील्ड है और फील्ड में एक सर्कल दिख रहा है, और तुम्हें शायद पता हो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है। तो इस चार्ज से जितना डिस्टेंस सी का है उतना ही ए का है, उतना ही इवन मैं अगर बहुत सारे पॉइंट्स बनाता हूँ ये सारे ही इक्वल डिस्टेंस है। तो यानी ये जो तुम स्फीयर देख रहे हो ये एक्चुअल में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ए पॉइंट और बी पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं, इसका मतलब जितना पोटेंशियल ए का है उतना ही बी का है। लेट अस सपोज ये वैल्यू वी है। अब हमें तो वर्क डन को चेक करना है, तो लेट अस सपोज मैं W1 को चेक करता हूँ, ठीक है W1। लेकिन मुझे एक बात तो पता है यार, ए से मैं बी लेके गया मतलब W1 वर्क हुआ, फिर मैं बी से सी ले गया तो W2 वर्क हुआ। तो ओवरऑल ये क्या है, ये तो टोटल वर्क हुआ। ये बेटा जी क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। ये टोटल वर्क कहाँ से कहाँ है, ये है फ्रॉम ए टू सी, ए से सी लाने में, और ए भी उसी पॉइंट पे है, सॉरी सी लिखना था ना, बी थोड़ी तो बाहर था, सी पॉइंट लिखना था, ठीक है। ये ए से सी का है और टोटल वर्क डन निकाला तो बहुत आसान है। वर्क डन होता है बेटा जी जिस चार्ज को अपन मूव कर रहे हैं, लेट अस सपोज वो क्यू है, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बाद वाला, जहाँ तुम पहुँचे, तो मैं सी पॉइंट पे पहुँचा उसका पोटेंशियल माइनस जहाँ से चले ए से चला था। अब ये दोनों तो बराबर है सर, वी है, तो इनका डिफरेंस जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, यानी W1 प्लस W2 जो है वो दोनों का सम जीरो है। इट मीन W1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ W2, यानी W1 और W2 वैल्यू में बराबर है, बस माइनस का फर्क है। यानी वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम या वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ सिस्टम, बस यही फर्क है नेगेटिव का। अदरवाइज W1 W2 बराबर है, यानी जितना वर्क ए से बी में करना पड़ेगा उतना ही बी से सी लाने में करना पड़ेगा, दोनों वर्क डन बराबर है। तो यहाँ पर तो गलत बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई थी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। किस तरह की स्टेटमेंट है ये, फॉल्स स्टेटमेंट है। आई थिंक सो ये आवाज़ आप तक साफ आ रही होगी ना, कमेंट जरूर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को ना एक बहुत अच्छी बात याद रखना कि कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस से चलो उसी के ऊपर आ जाओ तो हमेशा वर्क डन जीरो होता है। ये एक बात याद रख लीजिए कि वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज, कहाँ पर, वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो होता है। ये बात बड़े अच्छे से समझ लेना, बहुत काम की चीज़ है। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने कहते हैं कि देखो दो कैपेसिटर्स हैं, अनइक्वल कैपेसिटर्स है। पहली एक बात बोल दी कि यार C1 C2 दोनों बराबर नहीं है, दो कैपेसिटर हैं, तो हम अरेंजमेंट बना ही लेते हैं। ये C1 का अरेंजमेंट बना लिया, ये C2 हमने बना लिया। फिर कहते हैं कि उनको पैरेलल में जोड़ रखा है। यार पैरेलल में जोड़ना तो बहुत आसान होता है। क्या होता है, दोनों की इन दोनों साइडों को इकट्ठा कर दिया, दोनों की इन दोनों साइडों को भी इकट्ठा कर दिया, हो गया पैरेलल का कनेक्शन। किसके साथ जोड़ रखा है, विद बैटरी के साथ जोड़ रखा है। तो मान लीजिए ये कोई हमने बैटरी लगा रखी है इसके साथ, ये तो सेल बन गया ना, बैटरी बना दो। तो बेटा जी इस तरह से हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। फिर कहते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम,
जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी इनको कुछ चार्ज देगा। तो कहता है भैया दोनों कैपेसिटर को मिलने वाला चार्ज, मान लीजिए पहले को Q1 चार्ज मिलता है, दूसरे को Q2। तो क्वेश्चन में कहा Q1 जो है वो Q2 के बराबर होगा, सेम है। क्या ये बात सही है? अब बहुत ही आसान चीज़ है वैसे तो। अब पैरेलल के अंदर खास बात क्या होती है, पैरेलल में चार्ज सेम नहीं होता, चार्ज सीरीज में सेम होता है। तो यानी ये फॉल्स है, ये जो आपका स्टेटमेंट है एक को प्रूफ करने का। और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको पता होगा Q को CV लिखा जाता है। अब इन तीनों में आपको पता होगा पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर V जो है बेटा जी वो सेम रहता है सबके लिए। तो Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C के, यानी अगर C बड़ा है तो Q बड़ा होगा, अगर C कम है तो Q कम होगा। इट मीन अगर दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यूज अलग अलग है, अनइक्वल है, तो दोनों के चार्ज स्टोर भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स स्टेटमेंट होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहा पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ, यानी Vp पोटेंशियल माइनस VQ का पोटेंशियल जो है, ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा इसने बोल रखा है, चेक करना है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी बात याद रख लीजिए, बहुत ही यूजफुल चीज़ है, दोनों चीज़ों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में प्लस का चार्ज दिया हो या माइनस का दिया हो, दोनों के लिए ये चीज़ वैलिड है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो E होता है वो माइनस का dV/dr होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात सुनने को मिलेगी आपको, E जो है माइनस का dV/dr होता है। इस स्टेटमेंट लिखने का मतलब होता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यानी जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर आप भी उधर की तरफ चलते हो, जो पोटेंशियल है बेटा जी वो डिक्रीज होता है। कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज, वैल्यू ऑफ V जो है बेटा जी वो डिक्रीज होती है। क्लियर? अब आप मुझे बताओ एक प्लस के चार्ज का फील्ड किस तरफ होता है? सर बहुत आसान है, एक प्लस के चार्ज का फील्ड तो बाहर की तरफ होता है। इधर बना लो या इधर बना लो या इस तरफ बना लो या इधर बना लो, है ना, किधर भी बना लो, होगा तो इससे बाहर। प्लस वाले चार्ज का फील्ड बाहर ही तो होगा। ठीक है, काफ़ी सारी लाइनें बन सकती हैं, तुम्हें बनाना आता है। अब ये बता क्या रहे, देखो ये एरोज बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, यानी अगर आप भी बाहर जाते हो तो यार जिस तरफ फील्ड उस तरफ तुम जाओगे तो पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो अब इस डायग्राम में देखो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। मैं इस डायग्राम में तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि एक पॉइंट P है, मैंने ये पॉइंट P बना दिया और ये पॉइंट Q बना दिया। अगर आप P से Q जा रहे हो, आप अगर P से Q जा रहे हो, आप तो फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, और जो फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो यार V डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का मतलब कि P पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है और Q पॉइंट का कम है, डिक्रीज का यही तो मतलब होता है। तो अब देखो P पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, Q का कम है, यानी नेगेटिव वाला कम है। तो अगर आप Vp माइनस VQ निकालोगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये ट्रू कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा लेट अस सपोज किसी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव चार्ज गिवन होता तो उस सिचुएशन की क्या बात होती। अब नेगेटिव में आपको पता है फील्ड कहाँ होता है बेटा जी, अंदर की तरफ होता है। तो फील्ड तो अंदर की तरफ ही बनाएंगे अपन। ठीक है, एरो आप पीछे की तरफ भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी तरह से दिखाने होते हैं। तो ये आपने एक फील्ड बना लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, और अगर तुम भी अंदर की तरफ जाओगे तो V डिक्रीज होगा, है ना। V डिक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ कहीं पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जैसे जैसे नज़दीक जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में आता तो शायद नेगेटिव आंसर आ जाता आपका। ठीक है, आई थिंक सो ये बात समझ आ गई होगी तुम्हें। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ना सरफेस पे किसके, चार्ज्ड कंडक्टर के, मस्ट बी टेंजेंशियल टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। आपके पास ये कोई कंडक्टर है, उसके सरफेस पे ऐसे ना चार्ज है, अब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। सर बिल्कुल होगा। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो टेंजेंशियल होगा। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, लेट अस सपोज मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ और मैंने ये लाइन बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या ये सही बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होता है या नहीं होता? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे होता है परपेंडिकुलर। तो टेंजेंशियल का सवाल ही नहीं उठता, हमेशा नॉर्मल होता है। ये गलत बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, वी कैन प्लेस अ मेटल स्फीयर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैराड इनसाइड अलमीरा। तभी आपके पास एक अलमारी है और आप क्या उस अलमारी के अंदर एक ऐसा स्फीयर रख सकते हो जिसकी कैपेसिटी 1 फैराड हो। सोचो, सोचने वाली चीज़ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो। देखो ये गलत बोल रहा है, नहीं हम नहीं रख सकते। इस क्वेश्चन में जो लिखा गया ये फॉल्स लिखा गया। क्यों नहीं लिख सकते यार,
पहली बात, किसी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी 1 फैराड इजीली होती नहीं, क्योंकि अगर हम अर्थ की भी बात करें, इवन अर्थ हमारे आसपास सबसे बड़ी चीज़ है यार, और अगर अर्थ की भी कैपेसिटी की बात करें तो वो 711 माइक्रो फैराड है। तो सोचो अगर किसी की कैपेसिटी 1 फैराड है तो उसका साइज तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, अर्थ से भी बड़ा होगा। अब अर्थ से बड़ी चीज़ को तुम अलमारी में कैसे रख सकते हो? तो यानी ये गलत बोल रहा है, ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं वर्क डन टू डिस्प्लेस एनी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। बहुत प्यारी सी बात बोल दी कि एक चार्ज का कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अपन बना ही लेते हैं एक चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मान लीजिए हम पॉजिटिव चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस को बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से सर्कल्स बना दिए। तो ये बेटा जी इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहे हैं। हाँ, अगर आप एरो वाइज दिखाना चाहो ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो भी दिखा सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ दिखाता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना ही लेते हैं, इसी के अंदर लाइनिंग को दिखाई देते हैं। तो बेटा जी उस प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ कुछ ऐसा। ये पॉइंट चार्ज के लिए बना रहा हूँ मैं क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस। इनमें से इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम्हें पता है कौन सा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है बेटा जी, ये रेड वाले देख रहे हो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। क्वेश्चन में क्या कहा देखो, कहता कोई चार्ज है, अपन दूसरे को कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे सरफेस को। एक चार्ज मान लीजिए ए पॉइंट पे है, यहाँ पर आप उसको उठा के आप उसको लेके गए, चले गए यहाँ बी पॉइंट पर। तो ए पॉइंट बी सरफेस पे उसी पे, बी पी उसी सरफेस पे। आप पाथ चाहे सीधा ले जाओ, चाहे आप इसको बाहर से घुमा के ले जाओ, चाहे इस तरह से घुमा के ले जाओ, पाथ मैटर नहीं करती। यानी बस सिर्फ मैटर क्या कर रहा है कि आप उसको जहाँ से लेके चले हो और जहाँ लेके जा रहे हो दोनों ही सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। तो कहता है इस केस में क्या वर्क डन जीरो होगा? बिल्कुल ये ठीक कह रहा है, ये सही बोल रहा है। टोटल वर्क डन हमेशा जीरो होता है, बिकॉज टोटल वर्क डन निकालना है तो बहुत आसान है, चार्ज इंटू जहाँ पहुँचे उस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस जहाँ से चले उस पॉइंट का पोटेंशियल, ऐसे तो होगा। अब बी पे पहुँचे, सॉरी ए से चले हो, लेकिन यार बी और ए तो सेम पोटेंशियल वाले सरफेस पे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी जितना ए का पोटेंशियल उतना बी का, ये दोनों वैल्यू तो बराबर है, तो इनका डिफरेंस जीरो आया। तो चार्ज इंटू जीरो जीरो, तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, जीरो वर्क डन होगा। तो ये प्रूफ हो जाता है इस तरह से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर अपन। क्वेश्चन नंबर 39 कहा देखो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, क्या वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते? क्या वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो आई थिंक सो ये स्टेटमेंट एकदम से सही है, क्योंकि ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की अपनी प्रॉपर्टी है। आपको मैं बता दूं इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर बनाने से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। और हमने चलो मान लिया कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कोई, वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया भैया? परपेंडिकुलर ड्रॉ इसलिए किया ताकि फील्ड दिख सके। अब इस फर्स्ट सरफेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ई मान लेते हैं इसको, या E1 मान लेते हैं, और दूसरे सरफेस के अकॉर्डिंग ये जो सेकंड वाला सरफेस है इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ऊपर की तरफ होना चाहिए E2। अब एक ही पॉइंट पे दो फील्ड तो पॉसिबल नहीं है, एक ही होगा, इसलिए कभी इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एकदम से ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा देखो दो कैपेसिटर्स हैं आपके पास, सबसे पहले इक्वल कैपेसिटेंस है, यानी अगर एक C1 है दूसरा C2 है, दोनों की कैपेसिटी को C मान लेते हैं और सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है उनको। सीरीज़ में कनेक्शन तो सर बहुत आसान है, ये रहा C1 ये C2 सीरीज़ में जोड़ रखा है। तो कहते हैं सीरीज़ में जोड़ने से उनका जो टोटल आया, टोटल इन सीरीज़ जो आया वो डबल होता है हर एक के कैपेसिटेंस से, ठीक है। मान लीजिए ईच का C लिख रहे हैं तो सीरीज़ में 2C हो जाएगा। क्या ये सही है गलत है? बेटा जी ये गलत है, फॉल्स है। चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा 1/CS सीरीज़ के लिए फॉर्मूला रहता है 1/C1 + 1/C2। और अगर आप डायरेक्ट दो ही दे रखे हो तो ऐसे कर लो यार, CS = C1 C2 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई C1 + C2 का सम। इस फॉर्मूले का यूज़ किया तो CS = दोनों कितने हैं बेटा? CC है, तो C × C² डिवाइड बाई C + C 2C। तो एक C से ये C कैंसिल हुआ, तो CS जो आपके पास आया वो आया C/2। दिस इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू। तो यानी यहाँ पर तो गलत बोल रहा है, इसलिए तो बोला डबल होना चाहिए, ये तो ये बोल रहा है, लेकिन ये थोड़ी, ये तो गलत है। सही कौन सा है? सही है कि यार आधा हो जाता है, C/2 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो कंजर्वेटिव नेचर का है। बिल्कुल सत्य वचन है, एकदम से सही है। थोड़ी देर पहले प्रूफ भी किया। कैसे याद रखना प्रूफ करने का तरीका, कि अगर आप क्या करते हो किसी फोर्स की वजह से आप क्लोज्ड पाथ का क्या निकाल लेते हो? वर्क डन निकालो, और अगर वो ज़ीरो आ जाए
तो समझ लीजिए वो कंजर्वेटिव नेचर है। या फिर आप बोल दो कि जो वर्क डन है पाथ इंडिपेंडेंट हो। ऐसी कंडीशन में वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर है, ये क्वेश्चन में भी कर चुके हैं पहले, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सुन लीजिए। 4 कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर, हर एक का कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफैराड है, ईच ऑफ 16 माइक्रोफैराड, C1 C2 C3 C4, सबको सीरीज में जोड़ दिया, 1 लगाया, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए। अब कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, वो 4 माइक्रोफैराड आएगा, सीरीज में लगाने पर टोटल क्या 4 माइक्रोफैराड आएगा। ये कहता है इसने तो निकाल दिया, अब इसके अकॉर्डिंग तो सही है, अब आपने बताना है ना। तो ये मान लीजिए C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C4 है। आइडेंटिकल हो ना तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं सीरीज़ के लिए, भैया ये सीरीज़ के लिए फॉर्मूला, आइडेंटिकल के लिए। तो टोटल जो आएगा ना सीरीज़ में, वो क्या होएगा, इंडिविजुअल का जितना कैपेसिटेंस है डिवाइड बाई नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ये फॉर्मूला। और पैरेलल में होता पता है क्या लगाते हैं, Cp इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ C। यहाँ पर ये कर रहे हैं C/n, C यानी हर एक का, तो 16 माइक्रोफैराड है, डिवाइड बाय n, कितने कैपेसिटर्स हैं ऐसे 4 है, तो कितना होगा भाई साहब 4 माइक्रोफैराड, अरे 4p तो जाएगा, ये है 16। तो कैपेसिटेंस इन सीरीज 4 माइक्रोफैराड लिखा गया है, यानी ये एकदम से सही है, ये चीज़ ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये एकदम से ट्रू है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 0। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के आजू बाजू में कहता है कि जो कैपेसिटी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो 0 होती है। बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, अपनी अपनी कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी आ रही है। चलिए ये कोई कैपेसिटर बना लिया, अब इस पे प्लस का इस पे माइनस का, कहते हैं इसके अंदर तो फील्ड होता है, आपको पता होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कहता है लेकिन इसके इधर की तरफ या इसके प्लेट के इधर की तरफ क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। चेक कर सकते हो यार, प्रूफ भी कर सकते हो तुम इसको, बाकी डायरेक्ट याद रख लो तो सही है। हाँ एक तो वो डायरेक्ट चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर दोनों प्लेट प्लस की होती तो बीच में ही 0 होता, इधर की तरफ होता वही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर होता माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वहीं 2 प्लेट्स आपकी बेटा जी माइनस की होती, 2 प्लेट अगर माइनस की होती, इस केस में भी क्या होता, अंदर की तरफ 0 होता, यहाँ पर होता आपका माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाता आपका प्लस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी प्रूफ करना हो तो यार प्रूफ कर भी सकते हो फील्ड बना के, लेकिन इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। बस ये अदर की साइडों में 0 होता है, बीच में फील्ड मिलता है, कितना मिलता है वो भी मैंने बता दिया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके चलो अगला देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट क्या है, बहुत ही आसान, वोल्ट होता है मेरे भाई, वोल्ट जिसको लिखते हैं स्मॉल VOLT, वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब चार्ज करने के बाद बैटरी से हटा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बताना है, व्हाट इज फील्ड विद द इलेक्ट्रिक, कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा। तो हमने एक कैपेसिटर बना लिया कुछ इस तरह से, तो बैटरी से जुड़ा हुआ था तो चार्ज वार्ज हो गया, स्टार्टिंग में खाली था ये, अब हो गया क्या, चार्ज होने के बाद इस बैटरी को रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद अब वो देखो आपके पास वही कैपेसिटर, ठीक है। अब कहता है कि भैया चार्ज था इसमें पहले, क्यों, इसकी प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल V सेटअप हो चुका था इसकी वजह से। अब आपने स्लैब इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर, अब आपने क्या किया, इसमें एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इस स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, मैंने काफ़ी सारे फैक्टर्स बताए थे, अगर आपको याद होगा, आई थिंक सो सेकंड लास्ट वीडियो थी, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक वाला है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें बताया था। पहले पोटेंशियल P था, अब नया पोटेंशियल है बेटा जी वो कम हो जाएगा, 1/K टाइम्स हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। रीज़न क्या है डिक्रीज होने का यार, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया ना,
बैटरी जुड़ी रहती तो लगातार उतना ही पोटेंशियल देती रही, अब बैटरी तो है नहीं, वो क्या करेगी, पोटेंशियल को रिड्यूस करवा देगी, पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो बचा हुआ फील्ड है जो किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर है ना, उसका टोटल फील्ड के साथ जो रेशो होता है वो आपको याद होगा, क्या था, क्या था मेरे भाई बताओ, के बराबर ही तो था। यहाँ से आपके पास क्या वो बचा हुआ फील्ड क्या आया, जितना हमने अप्लाई किया था डिवाइड बाई के। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स है तो पोटेंशियल भी होगा ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है बेटा जी वो E/d होता है। सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस प्रिंट से गलत लिख दिया, E होता है V/t। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ से पोटेंशियल देखो क्या आया, E/d आया, पोटेंशियल इस पर डिपेंड किया। अब डी तो कांस्टेंट नाम की चीज़ है, जो चेंज वी में वही ई में, जैसा चेंज वी में, वी अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़ता है, वी कम होता है तो ये कम होता है। देखो बैटरी से जुड़ा रहता है तो लगातार एक जितना पोटेंशियल मिलता रहता है, बैटरी से तो जुड़ा नहीं है, तो खुद का बेचारे का पोटेंशियल डिक्रीज होता रहेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा होता है, थोड़ी देर पहले ही बनाया था अगर आपको याद हो। कहाँ है भाई, ये रहा, अरे कहाँ भाग गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ही तो थी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट चार्ज के लिए तो था। शेप कैसा दिख रहा है यार, शेप ये स्फेरिकल है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, बहुत सिंपल सा था, स्फेरिकल शेप का। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है ना लॉन्ग लीनियर चार्ज के लिए कैसा होगा, लॉन्ग लीनियर चार्ज मतलब एक वायर है, एक वायर है, इस पे चार्ज है, बता दो कैसा होगा भाई। तो इसके चारों यार जो शेप होगा वो कैसा बन जाएगा बेटा जी, सिलेंड्रिकल, इसके चारों कैसा बन जाएगा, सिलेंड्रिकल। दो कैपेसिटर्स हैं, हर एक की कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड है, बिल्कुल ठीक है, और कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जुड़े भाई। कैपेसिटर्स बताओ टोटल कितने हैं, देखो C1 और C2 दोनों ही 2 माइक्रोफेराड है, बहुत ही आसान है यार, आइडेंटिकल दिख ही रहे, तो सीरीज में आपको पता है C/n हो जाता है, हर एक का 2 माइक्रोफेराड है, ऐसे दो ही तो लगा रखें, तो योर आंसर इज़ 1 माइक्रोफेराड, बहुत ही आसान था यार, 1 माइक्रोफेराड इज आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहा देखो मैच करने इस पर, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब थोड़े ही रहे हैं चैप्टर, 5-7 क्वेश्चन रहे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो ER² के साथ होता है, इनवर्सली वेरी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्यूब आ जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला ही है। तो बेटा जी इसमें जो आपका 50th नंबर क्वेश्चन है, ए जो है वो क्यू के साथ मैच कर रहा है, जो बी है वो आर के साथ मैच कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कहा सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम, ये तो पैरेलल में होता है, एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर वो दोनों में सेम रहती है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, तो ये सीरीज में रहता है। तो ये मेन दो पहचान है, यानी ए वाला जो है बेटा जी वो आर के साथ मैच कर रहा है, और जो बी वाला है वो पी के साथ मैच कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन और रिप्लेसिंग माइका बाय एयर बिटवीन, तो पहले कहते हैं यार इंसर्ट करना डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब करने से कहते हैं कैपेसिटी रिमेन सेम, नहीं कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटी डिक्रीज नहीं, कैपेसिटी इंक्रीजेस, तो फोर्थ का आपका आर बनेगा। फिर बोलते हैं माइका को रिप्लेस करके एयर भर दी, तो माइका जो है वो एक इंसुलेटर है जिसका के ज़्यादा होता है, 3 से 8-9 के बीच में होता है, तो इसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ चुकी होगी, लेकिन जैसे इस माइका की जगह एयर रखी तो यार कैपेसिटी तो डिक्रीज होगी, तो इसका मैचिंग होगा क्यू के साथ, यानी ए जो है बेटा जी आर के साथ मैच कर रहा है, बी जो है वो क्यू के साथ मैच कर रहा है। ओके अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना पॉइंट चार्ज के लिए किस शेप का होता है, वो कंसेंट्रिक स्फीयर होते हैं, अभी भी पढ़ा। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज कोएक्सियल सिलेंडर होता है, ये भी अभी भी हमने किया ही था। तो ए जो है वो क्यू के साथ मैच करेगा, जो बी है वो पी के साथ मैच करेगा। इक्विपोटेंशियल
इक्वलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर, 3 इक्वल कैपेसिटर, वो मान लीजिए कितना है 3C है, ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन में कितना होगा, और दूसरा बोल रहा है पैरेलल कम्बिनेशन, तो पहले बोला सीरीज कम्बिनेशन में, दूसरा बोला इक्वलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर 2 इन पैरेलल 1 इन सीरीज। पहले वाले में क्या सारे सीरीज में, तो सीरीज में आपको पता है C/3 हो जाता है ना, तो इसका तो मैचिंग हो गई यार इसके साथ, मतलब ए वाला जो है वो आर के साथ मैच कर रहा है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर 2 इन पैरेलल, 2 पैरेलल में है और 1 सीरीज में है। बी वाला किसके साथ मैच करेगा, देखो यह सी और ये सी जुड़ के 2C हो जाएंगे ना, ये 2C का एक कैपेसिटर और ये आपके पास सी का एक कैपेसिटर बचा। इक्विवेलेंट निकालना है, आपको पता है दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, ये से कैंसिल, तो 2/3 टाइम्स ऑफ सी होना चाहिए। तो ये है यार ऑप्शन नंबर क्यू में, तो दूसरा क्यू के साथ मैच कर रहा है। आई थिंक तो ये चीज़ें समझ आ रही होंगी तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में होता है बेटा जी वोल्ट। अच्छा वोल्ट को क्या लिखा जा सकता है, वोल्ट को लिखा जा सकता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पर देखो न्यूटन की टर्म में दे रखा है ना, तो अपन क्या कुछ बदल सकते हैं। अरे एक फॉर्मूला और भी तो है जो आपको पता होगा, ई जो होता है वो dV/dr होता है, ये फॉर्मूला भी तो पता है। तो यहाँ से dV क्या है, E/dr, ठीक है, E/dr। ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, dr का मीटर है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर, तो ऑप्शन नंबर क्यू। तो ये ए तो है क्यू के साथ मैच कर गया। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम होता है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, लेकिन न्यूटन पर कूलम तो कहीं नहीं है। लेकिन अच्छा मुझे याद है इसको न्यूटन को kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जा सकता है, सी नीचे। तो ये सारी कहानी देखो आर ऑप्शन में दिख रही होगी, तो जो बी है उसकी मैचिंग जो है वो आर ऑप्शन के साथ होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, बिल्कुल ठीक कहा। पोटेंशियल उसके अंदर क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि E = -dV/dr वाले कंसेप्ट से देखते हैं। तो यानी यहाँ पर जो ए है उसकी मैचिंग किसके साथ कर रहे हैं, क्यू के साथ, और सी की मैचिंग जो है एक पी के साथ आपके। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर कितना होता है, जस्ट आउटसाइड द σ/ε0 होता है, इतना होता है, प्रूफ भी कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, इनसाइड ऑफ चार्ज कंडक्टर के अंदर पूछ रहा है यार, जीरो होता है वैसे तो, ऑप्शन जीरो वाला दे नहीं रखा है। ए जो है आपका क्यू के साथ मैच कर रहा है, दूसरा मैच नहीं कर रहा। तो इस क्वेश्चन में कहा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के का यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। परमिटिविटी का निकाल सकते हैं, देखो परमिटिविटी होती है 1/4πε0, वहाँ से निकाल लेते हैं। के होता है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यार ये ε0 तो इसके इन्वर्सली है, तो इसका जो यूनिट आएगा वो क्या बन जाएगा बेटा, न्यूटन की पावर 1 है, मीटर की -2, और कूलम जो है वो ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो ये शायद आपको ऑप्शन नंबर आर में दिख रहा है, तो बी आर के साथ मैच कर रहा है। ए है क्यू के साथ मैच किया और बी किसके साथ मैच किया, आर के साथ मैच किया, ठीक है। तो ये इनकी मैचिंग इस तरह से चल रही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, तो क्वेश्चन आई थिंक सो यही है, यहीं तक है क्वेश्चन हमने जो किए। तो आज की क्लास में क्वेश्चन हमने लगभग 57 तक यानी 27 के आसपास क्वेश्चन कर लिए। तो जो बाकी क्वेश्चन है वो भी आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।